जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने गुप्त वंश या गुप्त डायनेस्टी के बारे में कंप्लीट जो है कि इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारी जो सीधी सीधी आपसे पॉइंट वाइज है ना, लाइन बाय लाइन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारे फैक्ट्स, वो सारी जानकारी मैं एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको दे दिया था। ठीक है, उससे आगे आज की क्लास में हम वर्धन वंश या हर्षवर्धन काल के बारे में यहां पे हम देखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो वर्धन वंश है या हर्षवर्धन का काल है, क्योंकि वर्धन वंश में मेन आपका हर्षवर्धन ही है, और भी बहुत सारे आते हैं, कैरेक्टर आते हैं, राजा आते हैं, लेकिन यहां पे जो मेन पर्सन है वो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है, याद रखिए कि ये प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू महान शासक था। हिंदू महान शासक था। क्यों? क्योंकि इसके जो है कि मरने के बाद देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय इसे हराता है, हरा करके पराजित करके मार डालता है। इसके बाद जो है कि इसका काल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये विवाह वगैरह नहीं किया रहता है, इसके कोई वंश वगैरह होता नहीं है, तो इसका साम्राज्य या भारत कह लीजिए कि एक तरीके से अनाथ हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि पूरा का पूरा भारत टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, वो तो बाद की सिनेरियो है। और उसके बाद जो है कि टुकड़ों में विभाजित होने के बाद बहुत सारे आपके विदेशी आक्रमण हो जाते हैं। तुर्क आक्रमण होता है, अरब का आक्रमण होता है ना, इन्वेडर आते हैं, और वहां पे वो घटनाएं अब देखी जाएगी, एक दो क्लास वहां पे आ जाएगा। या और भी जो है कि दक्षिण भारत के जो विखंडित होता है, जो भारत विखंडित होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे राजा आते हैं। उसमें एक आध बहुत फेमस कैरेक्टर आते हैं, जैसे जयचंद देखने को मिलेगा, है ना, राणा सांगा देखने को मिलेगा, पृथ्वीराज चौहान देखने को मिलेगा, है ना, पुलकेशिन देखने को मिलेगा, दंत दुर्ग देखने को मिलेगा, मिहिर भोज देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हम वहां पे देखेंगे, एक दो क्लास इसमें भी लगेगा। चोल साम्राज्य उधर देखेंगे तो चोल साम्राज्य में जो है कि हमें एक फेमस पर्सनालिटी देखने को मिलता है, राजेंद्र चोल, ये सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारे आ जाते हैं पूर्व मध्य काल में, तो पूर्व मध्य काल में इनको अध्ययन किया जाएगा। प्राचीन काल का यही जो है कि हर्षवर्धन अंतिम महान शासक के रूप में या अंतिम महान हिंदू सम्राट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश है ना, राजवंश या वर्धन वंश भी से बोलते हैं, वर्धन वंश या पुष्यभूति राजवंश, इससे संबंधित है तो हर्षवर्धन से संबंधित है। किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी। राज्यवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन? दरबारी कवि नहीं होनी चाहिए, दरबार में रहते थे आर्यभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित, देखो बाणभट्ट ने दो लिखा है ना, एक तो हर्षचरित्र लिखा है, दूसरा कादंबरी लिखी है, कादंबिनी। तो दो जो है कि इन्होंने लिखा हुआ है ना। हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा है इन्होंने? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। अब देखिए यहां पे मैंने जैसे बताया ना कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में और सारे कैरेक्टर थे, लेकिन उन सबका यहाँ पे जिक्र नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट हम देखे जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कथा कहानियां नहीं देखना है ना। ठीक है, तो राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक, पूर्वी सागर तक। राजधानी कौन थी? कन्नौज। हालांकि एक चीज मैं थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर दूं कि जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर, थानेश्वर राजधानी थी। कन्नौज जो है कि मौखरी वंश का राजा था ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा की राजधानी कौन सी थी? मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज।
और इसकी शादी हो गई राजश्री से। राजश्री जो है कि हर्षवर्धन की कौन थी? बहन थी, हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, राजश्री है ना। इससे जो है कि विवाह हो गया। तो विवाह संबंध बनने के बाद क्या हुआ कि इसके पति को ग्रहवर्मा को मार दिया शशांक ने। बाद में हर्षवर्धन ने जाके शशांक से क्या किया? बदला लिया। लेकिन एक तरीके से कन्नौज अनाथ हो गया। तो कन्नौज अनाथ हो गया तब जाके इसने अपनी बहन के सहमति और वहां का जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल के सहमति के साथ कन्नौज की गद्दी पर बैठा। तो पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। बाद में राजधानी कौन सी बन गई? कन्नौज बन गई। ठीक है, कन्नौज की गद्दी पे बैठ गया। अब इसके बाद से यह देखने को मिलता है कि इससे पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था पाटलिपुत्र था, है ना, उज्जैनी थी। इस तरीके का जो है कि हमें देखने को मिलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि राजधानियां जिसके इर्द गिर्द पूरे राज्य घूम रहे हैं। अब यहां पे नई राजधानी बन गई कन्नौज। अब कन्नौज के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष यहीं पे शुरू होता है कि कन्नौज पे जो अधिकार कौन करेगा? जो कन्नौज पे अधिकार करेगा वो पूरे भारत पे अधिकार करेगा। तो कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय जो है कि संघर्ष शुरू हो जाता है ना। राष्ट्रकूट जो है कि प्रतिहार आते हैं, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और चोल। इस तरीके से तीनों का जो है कि यहां पे एक तरीके से त्रिसंघ देखने को मिलता है ना। चलिए, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था और इसने कादम्बिनी भी लिखा था, कादम्बरी और हर्षचरित दोनों लिखा था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग को नीति का पंडित, इसे क्या बोलते हैं? नीति का पंडित, नीति का पंडित व यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये लगभग देखते हैं कि भारत में लगभग 16 साल रहा और लगभग 5 से 6 साल ये जो है कि नालंदा में अध्ययन किया और अध्यापन किया। ये अध्ययन भी किया नालंदा में, यानी कि पढ़ा भी, और नालंदा में पढ़ाया भी। और बहुत सारे जो बौद्ध पुस्तकें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसका जो है कि हस्तलिखित कॉपी तैयार किया और उन सबको लेकर के फिर से वो चीन वापस चला गया। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ये यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा नीचे का ऊपर आ गया। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, द्वितीय अशोक के नाम से। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। अभी मैंने बताया कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित्र और कादंबरी लिखा था। ठीक है, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनः पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने पुनर्गठन किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? शशांक था। इसी ने तो क्या किया था? इसी ने इसके जो है कि भाई को, राज्यवर्धन को मारा था। तो राज्यवर्धन और ग्रहवर्मा दोनों का बदला जाके लिया कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। कन्नौज जो है कि सबसे बड़ा जो है कि सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजधानी केंद्र बन के उभरा प्राचीन काल के अंत में। ठीक है, या कह लीजिए कि मध्यकाल से, शुरुआत से पहले। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, संस्कृत में लिखी थी। कई बार बता दिया आपको। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहां करता था? तो देखो, प्रयाग में किया है और कन्नौज में भी किया है, दोनों जगह किया है, याद रखिएगा।
वेनसांग हर्षवर्धन द्वारा आयोजित किस धार्मिक जो है कि सभा में भाग लिया था? ये छठे वर्ष है ना, हर्षवर्धन वेनसांग हर्षवर्धन के जो आयोजन होता था उस आयोजन के छठे वर्ष में जो है कि ये भाग लिया था। याद रखिएगा इस चीज, ये एक बार पूछा गया है कि किस वर्ष भाग लिया था, तो छठे वर्ष में भाग लिया था। हर 5 साल पे क्या करता था ये? हर 5 साल पे एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था जिसमें बौद्ध विद्वानों को ये क्या कहते हैं कि बुलाता था और धार्मिक सभा करता था और अपना सब कुछ दान कर देता। ये बताता है कौन? वेनसांग बनाता है कि वेनसांग बताता है कि जो हर्षवर्धन था वो बहुत महान, बहुत पावरफुल, बहुत दयावान, बहुत धनवान जो है कि शासक था। प्रत्येक 5 वर्ष पे ये क्या करता था? धार्मिक सभाओं का आयोजन करता था और उस धार्मिक सभाओं में ये अपना सर्वस्व क्या करता था? लुटा देता था, साधु संतों पे दे देता था। इस तरह की भावना व्यक्त किया है वेनसांग ने। किसके लिए? हर्षवर्धन के लिए। ठीक है, वेनसांग ने हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज की सभा 643 ईस्वी में और प्रयागराज में महामोक्ष परिषद कुंभ मेले के दौरान दोनों में भाग लिया था। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब कुंभ मेला लगा था प्रयाग में, उसी समय धार्मिक अनुष्ठान किया गया था हर्षवर्धन द्वारा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेनसांग को और किस नाम से जाना जाता है? नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार या यात्रियों में राजकुमार। ये कई बार छोटे छोटे प्रश्न देखिए, अब दोनों एक साथ आपसे नहीं पूछेगा। ये जो चीज है ये दोनों एक साथ आपसे कभी नहीं पूछेगा, सिंगल पूछेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यात्रियों का पंडित किसे कहा जाता है ना, या नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को बोला जाता है। यात्रियों में राजकुमार किसे बोला जाता है? वेनसांग को बोला जाता है। ठीक है, कहां से आया था? चीन से। कहां से आया था? चीन से आया था, है ना। ठीक है, चलिए, वेनसांग कब भारत आया था? तो 630 ईस्वी के आसपास, 630 ईस्वी के आसपास जो है कि भारत आया था। इस चीज को ध्यान रखना है। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। मथुरा क्यों फेमस था वहां पे? तो सूती कपड़े का उत्पादन बड़े लेवल पर होता था। सूती कपड़े का उत्पादन बड़े लेवल पर कहां होता था? मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। थानेश्वर जो है कि पहले हर्षवर्धन का जो है कि राजधानी बना था, है ना, पुष्यभूति का वंश का या वर्धन वंश की राजधानी बनी थी। बाद में वो कन्नौज ट्रांसफर हो गया, तो वो पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद है ये, नागानंद, ये नागालैंड नहीं है, ये नागानंद है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार कौन है? हर्षवर्धन माना जाता है। अब यहां पे होता क्या है? होता यह है कि हर्षवर्धन चूंकि राजा है, राज्य का जो देखेगा, पुस्तक लिखेगा। देखो, कई इतिहासकारों का मानना है कि ये लेखक है, इसने लिखा था। कई लोगों का मानना यह कि नहीं, ये लिखा नहीं था। इसने लिखने के लिए एक धावक नामक व्यक्ति को जो है कि वहां पे रखा था। उसने कहा था कि आप लिखो, हम इसके लिए आपको पैसे देंगे। पैसे देके लिखवाया था, लेकिन नाम उस पे अपना ही लगवाया। चाहे जो भी हो, हमें उससे नहीं मतलब है कि लिखा था कि लिखवाया था। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि भैया किसके नाम से पब्लिश है, तो हर्षवर्धन के नाम से। तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने गुज्जरों को पराजित किया था। गुर्जर और प्रतिहार वंश अभी आगे इसमें तो अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट, नहीं इसमें, इस क्लास में नहीं है।
नेक्स्ट क्लास में गुज्जर और प्रतिहार हम वहां पे देखेंगे। गुज्जर, प्रतिहार, पाल, पल्लव, है ना, राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्य, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी। सीयूकी, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। सीयूकी क्या है? एक तो सीयूकी यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत है, याद रखिएगा। अगर इस तरीके का कभी प्रश्न पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन यात्रा वृतांत है? यात्रा वृतांत क्या होता है? यात्रा वृतांत वो होता है कि जैसे कोई ट्रेवलर है, कोई यात्री है, कहीं जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि डायरी राइटिंग करते हैं, लेखन के उद्देश्य से जाते हैं, तो वो हर एक चीज नोट डाउन करते रहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आप एजुकेशनल टूर पे जाते हैं, तो एजुकेशनल टूर पे जाने के टाइम प्रॉपर आपसे एक डायरी बनवाई जाती है ना, और उसमें सारी चीजें मेंटेन कराया जाता है, या तो असाइनमेंट टाइप का दिया जाता है कि आप इस तरीके से यहाँ पे इन चीजों को मद्देनजर यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। तो वैसे ही ये जब चीन से भारत आया था और जितने दिन रहा था और जैसे गया था, उन सारे के बारे में एक पुस्तक, मतलब एक डायरी टाइप का बनाया जिसमें हर एक चीज मेंशन किया गया था, हर एक चीज मेंशन किया गया था, और उसी को बाद में पुस्तक के रूप में छाप दिया गया, जिसको क्या कहते हैं? सीयूकी। कौन सा वाक्यांश हर्ष के बाद के काल के स्रोत के सामान्यतः उल्लेखित हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है? तो हुंडी क्या थी? तो हुंडी एक तरीके से विनय पत्र था, विनिमय पत्र था। क्या था? विनिमय पत्र। अब ये विनिमय पत्र का क्या मतलब है? विनिमय पत्र का मतलब क्या है? अब चूंकि हर्षवर्धन के काल में जो आपका वेनसांग आता है, वेनसांग बताता है कि जो हर्षवर्धन का काल है, हर्षवर्धन के काल में जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे डाकू, चोर, लुटेरे मुझे रास्ते में मिले और मेरा सब कुछ छीन लिया, है ना। ये कौन बताता है? वेनसांग बताता है। तो ये इससे इतना पता चलता है कि हर्षवर्धन के काल में डकैती, छिनैती, लुटैती, है ना, ये सारी घटनाएं बढ़ गई थी। तो बढ़ गई थी तो जो व्यापारी लोग थे, क्योंकि व्यापार के लिए उन्हें अपने साथ धन या रुपया या पैसा लेके जाना पड़ता था, है ना, तो बीच में छीन लिया जाता था, उनको लूट लिया जाता था। लूट लिया जाता था तो पता चला कि उनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई। अब जा रहे थे व्यापार करने के लिए, अब व्यापार कहां से करेंगे? पैसा ही लूट लिया गया रास्ते में। तो जब लूट लिया गया तो व्यापार होगा नहीं, व्यापार नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या के निदान के लिए, है ना, इस समस्या के निदान के लिए सिस्टम तैयार किया गया, सिस्टम जिसमें एक रिसिप्ट सिस्टम कह लीजिए कि एक तरीके से रसीद सिस्टम या विनिमय पत्र सिस्टम या रिसिप्ट सिस्टम या रसीद सिस्टम जो है कि लेके आया गया। उसमें क्या किया गया कि अब हमें पैसा साथ लेके जाना ही नहीं, पैसा लेके जाएंगे तब तो लूटोगे तुम, पैसा लेके जाएंगे ही नहीं। एक पर्ची है लिखित हुई, रसीद है, हमने अपना पैसा कहीं जमा करा दिया है, वहां पे रसीद ले लिया है। हम गए, सामान लिए, सामान जहां जिस दुकान से लिए उस दुकान पे दिखाए कि देखो भैया ये रसीद है, हमारा वहां पे जमा है इतना पैसा, तुम अपना आदमी भेज करके ले लेना, ठीक है। और जिससे जो रिसिप्ट देता था उसका ब्रांच जो है कि दोनों जगह होता था, जैसे ए जगह है, बी जगह, ए से बी जगह कोई व्यापारी गया व्यापार का सामान खरीदने, तो ए जगह वो रिसिप्ट ले लिया, पैसा लेके नहीं गया, तो ए जगह भी उसका जो है कि क्या होगा, जो रिसिप्ट काट रहा है ए जगह भी उसका जो है कि ऑफिस होगा और बी जगह पे भी ऑफिस होगा। तो वो रिसिप्ट वहां पे दे दिया दुकानदार को, वो बी जगह के ऑफिस में जाके रिसिप्ट दिखाएगा, उसको वहां से पैसा क्या होगा, मिल जाएगा। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, मनी एक्सचेंज होता है। जैसे भारत है, भारत में रुपीस चलता है, रुपए चलते हैं। अब यहाँ पे डॉलर नहीं चलेगा, पाउंड नहीं चलेगा, दिनार नहीं चलेगा, रूबल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो बदला जाएगा, एक्सचेंज होगा। इससे भी अच्छा आप देखें, मूवियों में देखा होगा ना, मूवियों में मूवी देखें
उस मूवियों में क्या होता है, जैसे दिखाता है एक नोट है, एक नोट का फटा हुआ हिस्सा एक पर्सन के पास है, एक उसी नोट का फटा हुआ हिस्सा किसी जो है एजेंसी या संगठन के पास है। वो गया आराम से अपना फटा हुआ नोट दिखाया, दोनों ने मैच किया, मैच करने के बाद आपको क्या किया, पैसा दे दिया, लो भैया बैग भर के ले जाओ। तो इस तरह का कुछ सिस्टम हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो रिसिप्ट सिस्टम था, जो रिसिप्ट होती थी, उसी रिसिप्ट को बोला जाता था हुंडी। क्या बोला जाता था? हुंडी बोला जाता था, हुंडी। तो हुंडी सिस्टम हमें पहली बार कब देखने को मिलता है? तो हर्षवर्धन के काल में हमें हुंडी सिस्टम देखने को मिलता है। तो इस चीज को आपको फटाफट याद रखना है कि हुंडी सिस्टम कब देखने को मिलता है? तो हर्षवर्धन के काल में हुंडी सिस्टम देखने को मिलता है। मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। ध्यान रखिएगा, मैंने इस चीज को क्लियरफाई किया है कि जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, है ना। बाद में जब मौखरी वंश का ग्रहवर्मा मर जाता है तो सर्वसम्मति से कन्नौज की गद्दी पे बैठ के कन्नौज की अपनी राजधानी बना लेता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। विदेशी मत के पक्षधर विद्वान जो राजपूतों को शक, कुषाण, हुण आदि विदेशी जातियों से के संतान मानते हैं, कर्नल टार्ड। कर्नल टार्ड। अब देखिए, समय समय पे हमारे इतिहास में एक से बढ़ के एक महानुभाव हुए हैं। परशुराम, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इसके अलावा महापद्मनंद, क्षत्रियों का विनाश करने वाला, है ना। क्षत्रियों का विनाश करने वाला, क्षत्रियों का विनाश हो गया। तो यहां पे ये धारणा है कि माना जाता है कि क्षत्रियों का ज्यादातर क्या हो चुका था, विनाश हो गया था। तो क्षत्रिय या राजपूत आए कहां से? तो इसमें दो धारणा है। ये कर्नल टार्ड के अकॉर्डिंग देखे तो कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी आक्रांता है वो राजा बन गए तो वो अपने आप को सर्वोपरि रखे तो वो अपने आप को, अब योद्धा और राजा किस कैटेगरी में जाते हैं? क्षत्रिय के कैटेगरी में जाते हैं। तो इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय के कैटेगरी में रख दिया, है ना। इसका दूसरा एक जो है कि देसी वर्जन है। देसी वर्जन क्या है? देसी वर्जन में कहा जाता है कि आबू पर्वत पे यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से जो है कि बहुत सारे राजपूत और क्षत्रिय पैदा हुए। ये दो कॉन्सेप्ट है। चलो वो कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे देखा जाएगा। परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद वशिष्ठ ब्राह्मण ने पर्वत पर जाके आबू पर्वत पे जाकर के यज्ञ किया, जिससे चौहान, परमार, प्रतिहार, सोलंकी 4 राजपूत वंश का उदय हुआ। यह यज्ञ उन्होंने किया था। कहां पे किया था? यहां पे लिखा होगा, माउंट आबू पर्वत पे किया था ऋषि वशिष्ठ ने। एक ये धारणा है। दोनों धारणाएं यहां पे मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी है, समझा दी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासक जयचंद व विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बीच 1994 में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में जाना जाता है चंदावर के युद्ध के नाम से। चंदावर के युद्ध के नाम से। अब यहां पे जो ये फैक्ट है ना, थोड़े से फैक्ट ये बिखरे हुए हैं। यानी कि अब यहां पे मैं आपको वंश वाइज या साम्राज्य वाइज चीजें नहीं बता रहा हूं। यहां पे सिर्फ आपको मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको अपना जो है कि क्लास का जो प्रकृति है वो पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि यहां पे हमें कोई बहुत ज्यादा कथा कहानियां नहीं जो है कि रखनी है, बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट यहां पे नहीं रखना है। इतना क्लास रखना है कि बहुत ज्यादा बोझिल भी ना हो, बहुत ज्यादा बोरिंग भी ना हो, इंटरटेनमेंट भी होता रहे, क्लास भी चलता रहे, कंटेंट भी हमारा प्रॉपर बना रहे और ये परीक्षा उपयोगी भी हो। तो उसी अकॉर्डिंग यहां पे क्लास को मैंने मैनेज कर रखा है। ठीक है, तो यहां पे वही सारे फैक्ट रखा हुआ है जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। हो चंदावर का युद्ध, तो यहां पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि यहाँ के पृथ्वीराज चौहान, है ना, और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच जो है कि जयचंद की पुत्री थी जिसको अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने जो है क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। जयचंद बेचारे नाखुश थे, है ना, नाखुश थे और ये जो है कि जाके
मोहम्मद गोरी से मिल जाते हैं। किधर गया? मोहम्मद गोरी से जाके क्या करते हैं? साठ गांठ बिठा लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? हार जाता है। हारने के बाद कैद कर लिया जाता है। कैद कर हो सकता है आगे क्लास में मैं ये क्लास वाइज थोड़ा सा रख दूं, ये चीजें मतलब कि अरेंज करके रख दूं, बट अभी यहाँ एक आधी पॉइंट आपको मिलेगा, है ना। और पृथ्वीराज चौहान को कैद करके और चंद्रबरदाई को कैद करके लेके गोरी चला जाता है। और बाद में जो है कि गोरी कहता है कि जाओ, लेकिन नहीं जाता। फिर युद्ध होता है, गोरी इनको भी क्या करता है? हरा देता है। तो चंदावर के युद्ध में जो है कि ये हार देखने को मिलती है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, एक प्रसिद्ध राजा जिसे कथाओं में राय पिथौड़ा के उपनाम की संज्ञा भी दी गई है, वह निम्न राजपूत वंश का था। तो चौहान वंश का था। किस वंश का था? चौहान वंश का था। पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि जिसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ महाकाव्य की रचना की, चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई था। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। जैसे गुप्त क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। वैसे ही चोल देखेंगे तो चोल आपको देखने को मिलेगा कि वो भी जो है कि क्या बोलते हैं कि सामंत थे, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे तथा इनकी राजधानी थी कहां? खजुराहो थी। महमूद गजनबी द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ की लूट के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम था। उसके बाद भीम द्वितीय आता है। भीम द्वितीय आता है। इसकी संरक्षिका होती है नाइक देवी। इसको आगे चल के नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखा जाएगा, लेकिन यहां पे अब वो पॉइंट है तो रख लेते हैं, है ना। नाइक देवी वह राष्ट्रकूट शासक जिसने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट का संस्थापक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंतिदुर्ग। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। यह राज्य स्थित था कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए तथा हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। रवि कीर्ति दरबारी कवि थे इसके, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के। नेक्स्ट, घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है ताकि घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। नागर शैली के मंदिरों, अब देखिए ये थोड़ा नागर शैली वगैरह ये अलग से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। नागर शैली के मंदिरों के शिखर को रेखीय शिखर कहते हैं। यह मंदिर होते हैं चतुष्कोणीय। कैसे होते हैं? चतुष्कोणीय होते हैं। बेसर शैली में बने मंदिर होते हैं अर्धगोलाकार। मामल्य शैली के रथ जिनका विकास बौद्ध विहार तथा चैत्यों से हुआ है विख्यात है पैगोडा के नाम से। किसके नाम से विख्यात है? पैगोडा के नाम से। कन्नौज पर लंबे समय तक जिन राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, ये पाल है, पाल है और राष्ट्रकूट है, गुर्जर प्रतिहार है। वहां पे चोल नहीं है, सॉरी गलती से चोल बोल दिया था क्या? हाँ ठीक है, सॉरी। यहाँ पे पाल है, राष्ट्रकूट है और गुर्जर प्रतिहार में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है उसे गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह। दंतिदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था राष्ट्रकूट का प्रधान, यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना उसी ने की थी। दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे मणिग्रामम और नानादेशी।
तमिलनाडु के तमिलनाडु के चिनगेलपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण सभा के सदस्य नहीं बन सकते वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया। ठीक है, चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया है। भारत में मध्य युग में कन्नौज पर शासन किया था गुर्जर प्रतिहारों ने। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, के लिए अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया जाता था। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई राजा है जो क्षत्रिय नहीं है लेकिन वो स्वयं को क्षत्रिय घोषित करना चाहता है, तो क्षत्रिय बनने के लिए उसे यज्ञ करना पड़ता था। हिरण्यगर्भ नामक जो है कि यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था, और वो उसके बाद जो है कि वह क्षत्रिय माना जाने लगता था। 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था सजावटी द्वार। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हाल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था मंडप। ठीक है, मंडप। नेक्स्ट क्लास जो लाएंगे ना, वहां पे इस चीज को अच्छे से हम आपको चैप्टर वहां पे मैंने कर रखा है, वहां पे चीजें मैंने बना रखा है, दिखा करके पूरा एक एक चीज मैं वहां पे क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, वह शासक जिसके शासन के अंतर्गत महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर बने थे पल्लव के। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर तंजौर का है, चोल वंश में। विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। वह वंश जिसके राजा के काल में भोरम देव का मंदिर निर्मित हुआ, वो फणिनाग वंश था, भोरम देव। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को के केंद्र के रूप में माना जाता था, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था। जो मंदिर होते थे, है ना, जो मंदिर है, मंदिर, ठीक है। मंदिर में देखा जाए तो मंदिर में पूजा पाठ भी होता था, है ना। यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे। प्लस जो है कि यहाँ पे देखिए कि एक तरीके से ये बैंक का काम करते थे, है ना। बैंक का काम मतलब कि चूंकि चढ़ावा चढ़ता था मंदिरों में, तो मंदिरों में बहुत ज्यादा धन संपदा आ जाती थी चढ़ावे में, तो वो दान वगैरह करते थे और गरीब लोगों का जो है कल्याण का कार्य करते थे। उनकी लड़कियों को शादी विवाह कराने का काम किया जाता था। तो इस तरीके, अब मंदिरों में भी शादी कराई जाती थी। तो इस तरीके से बहुआयामी एक तरीके से जो है कि दृष्टिकोण से मंदिर में देखा जाए कि मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में मंदिरों पे अटैक ज्यादा हुए। कारण यही था कि वो सांस्कृतिक केंद्र था, वहां पे धन इकट्ठा हुआ करता था, तो इस वजह से वहां पे क्या हुआ, अटैक ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का राजा था या शासक था? तो वाकाटक वंश का था। इस तरीके से ये हमने देखा कि फटाफट ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जितने फैक्ट थे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये फैक्ट पूरा होने के बाद हम क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। तो अब हम ये क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। अभी तक जितना हमने कंटेंट देखा है उस कंटेंट से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। क्योंकि कंटेंट अभी हमने देखा है लास्ट 2 क्लासेस में, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आपको प्रश्न करने में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वतः ही देखते हैं, आपके ध्यान में वो सारी चीजें क्या होंगी, आ जाएंगी, रन करने लगेंगी, क्या क्या हमने देखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? अभी हमने बताया था, कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था।
ठीक है। भानुगुप्त तो शासक था, बाणगुप्त जो है कि क्या दरबारी कवि था, वराहमिहिर नहीं थे। आर्यभट्ट जो है कि आपके खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था, जो हमने जो है कि क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। ये भी चीजें मैंने आपको बताई है सारी चीजें। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त था। प्रथम हूण आक्रमण इसी के काल में हुआ, सफलता से रोका। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए। इसे गुप्त काल को क्या बोला जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल बोला जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध कला से। किससे संबंधित है? बौद्ध कला से संबंधित है। अब ये सारे प्रश्न देखो, सारे प्रश्न पूछे गए। सारे प्रश्न क्या हुए? सारे प्रश्न पूछे गए। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। ठीक है, ये मैंने चीजें आपको बताई है, नवरत्नों में शामिल थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। इसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है ना। बौद्ध महायान शाखा से संबंधित था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से है। चंद्रगुप्त जो है कि द्वितीय से है। 10 का जो है कि कौन सा है? डी। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य है। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। फायान कहां का निवासी था? चीन का था। चलो ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। तो ये देखो, एक भी चीज, जितना चीज बताया ना, वो सारी चीजें एज इट इज आपसे एग्जाम में सेम टू सेम, लाइन टू लाइन पूछी जाती है। एक भी फालतू चीज, कथा कहानियों वाली बात यहां पे नहीं की है हम आपसे, ठीक ना। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? तो प्रवर सेन किस वंश का शासक था? ये वाकाटक वंश का था। महरौली का स्थित स्तंभ, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में। यह भी हमने देखा, आपको बता दिया है। फायान और ह्वेनसांग के राज्य में आए थे। फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, धन्वंतरी थे। धन्वंतरी